नमस्कार, करियर मंत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गाइडेड कोचिंग फॉर जेई नीट यूजी। प्रिपरेशन कैसे करना है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जेईई नीट की तैयारी हमें किस तरह से करनी है, क्या कुछ प्रोसेस होगी और क्या गाइडलाइन रहेगी, इन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेंटर हेड एलन करियर इंस्टीट्यूट रायपुर से कुणाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कुणाल जी, सबसे पहले आपसे ही चर्चा, क्योंकि 10th और 12th वो मेन बेस होता है किसी भी व्यक्ति का, स्टूडेंट का। जब ये डिसाइड नहीं कर पाते स्टूडेंट और पेरेंट्स कि आखिरकार हमें क्या लेना है, जेई करना है या फिर नीट करना है, इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए किस तरह से चयन जो है वो इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन देते हैं किसी भी स्टूडेंट का भविष्य संवारने में। जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सबको नमस्कार और नए वर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं। मैम, आईआईटी जेईई या नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये एक नेशनल लेवल पे होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें लाखों, आई थिंक अगर नीट की बात करें तो लगभग 18 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और आईआईटी में लगभग 12 से 14 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं हर साल। एग्ज़ाम्स का लेवल काफ़ी कंपटीशन क्योंकि टफ होता है, तो इस सिचुएशन में बच्चों को एक गाइडेड कोचिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर आईआईटी की बात करें तो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होता है। तो क्वेश्चंस को टाइम के साथ, मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना, एवं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है, मतलब कॉन्सेप्ट्स का लेवल जो है बेसिक से रखते हुए हमें काफ़ी एडवांस तक लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे एक टीचर अपना रोल इस तरीके से निभाता है कि बच्चे के ओवरऑल कैलकुलेशन के अंदर में उसकी स्पीड बढ़े, उसकी एक्यूरेसी बढ़े, कॉन्सेप्ट्स पे उसका कमांड आए, किस कॉन्सेप्ट के अंदर उसे ज़्यादा फोकस करना है, उसका गाइडेंस मिले उसे। तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे एक ही रूफ के अंदर में बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की सिस्टमैटिक तैयारी करने का मौका मिलता है, तथा उसे ये भी एक्सपोजर मिलता है उसी के तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं, जिससे बच्चे को अपने आप को इवैल्यूएट करने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए क्या है कि आईआईटी या नीट जैसे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए इस तरह के गाइडेड कोचिंग्स में बच्चे आके अपने आप को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करते हुए अपने पढ़ाई को लेस एफर्ट के साथ अच्छे रैंक से अच्छी सीट सिक्योर कर पाते हैं। अच्छा, तो खास तौर से ये सब गाइडलाइन होती है जिस तरह से आपने भी कहा कुणाल जी। अब ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक फैशन ट्रेंड सा चल गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दे पा रहे हैं बच्चे जो जिस जरिए पहुंच रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन है, या फिर सफलता जो चाहते हैं कि हमें जेईई में सफल होना है, नीट में सफल होना है, तो क्या वो जो इंस्टीट्यूट है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं? और सबसे बेस्ट अगर बात करें तो क्या कुछ अभी ट्रेंड है? जी, अ, देखिए, किसी भी करियर गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है स्टूडेंट के खुद के अंदर विल पावर होना चाहिए। उसके अंदर खुद ये इंस्पिरेशन होना चाहिए कि मुझे एक डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो किस कॉलेज से बनना है। अगर मुझे आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से इंजीनियर बनना है या एम्स जैसे कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से अगर डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए मुझे लाखों बच्चों के बीच में कुछ हज़ार या कुछ हंड्रेड्स के अंदर रैंक सिक्योर करने पड़ेंगे। तो हंड्रेड्स के अंदर अगर रैंक सिक्योर करने पड़ेंगे तो इसमें स्टूडेंट का इंडिविजुअल एफर्ट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इसमें क्या रोल है। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बच्चों को वो कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ से बच्चे डे बाय डे उस पे अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर्स की, अपने कोच की बातों को सुन के उसको इम्प्लीमेंट करके अपने अंदर डे बाय डे वो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मेंटली और इंटेलेक्चुअली प्रिपेयर करें। अच्छा, आईआईटी और नीट एग्जाम की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से आप स्टूडेंट को गाइड करेंगे कि एक्चुअली उन्हें क्या कुछ करना है? क्योंकि कई बार बच्चों का दिमाग होता है कि उन्हें इंजीनियर बनना है, कई बार उन्हें लगता है कि नहीं हम तो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे में क्या 10th से ही डिसाइड करना होगा या फिर कब तक? क्योंकि काफ़ी देर हो जाएगी। 9th 10th वो बेस होता है बच्चों का, स्कूल का वो टाइम होता है जब वो ठीक से कई बार क्लियर नहीं कर पाते। तो क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ तरीका होता है? जी,
अभी पेरेंट्स या बच्चों के मन में सबसे बड़ी दुविधा यही होती है कि उन्हें क्या ऑप्ट करना चाहिए, क्या उन्हें डॉक्टर्स या मेडिकल के तरफ जाना चाहिए या फिर इंजीनियर बनना चाहिए। इसका निर्णय कैसे ले, कंफ्यूज्ड हैं। काफ़ी सारे पेरेंट्स और बच्चे हमारे पास आते हैं और उन्हें एंड तक ये नहीं समझ में आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आपको इन बातों का निर्णय लेने के लिए जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपके अंदर का स्ट्रेंथ, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई कौन से ऐसे फील्ड्स या कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, आपके मैथ्स के अंदर में अच्छी कमांड है अगर आपको, तो आपको ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का फील्ड ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको चीज़ें मेमोराइज करने में अच्छी लगती हैं या बायो सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आपके लिए बेस्ट सूटेबल लाइन है मेडिकल लाइन। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चे बिना इन चीज़ों को एक्सप्लोर किए, बिना जाने या बिना समझे अगर वो कोई करियर को ऑप्ट करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे टफ करियर को अगर वो ऑप्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि 11th कंप्लीट होते होते तक बच्चे या तो गिव अप कर देते हैं या उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं आईआईटी के लिए नहीं बना हूँ या मैं मेडिकल के लिए नहीं बना हूँ। तो काफ़ी समझने और परखने के बाद ही हम ये निर्णय लें कि हमें आईआईटी का ट्रैक लेना है, इंजीनियरिंग का ट्रैक लेना है या फिर मेडिकल का ट्रैक लेना है। आप इसका निर्णय, बहुत सारे सोर्सेस आज अवेलेबल है। आप पहले तो समझें कि आईआईटी के अंदर में क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं अपनी ओर। क्या आपको टेक्नोलॉजी बहुत फैसिनेट करता है? क्या आपको इन सब चीज़ों को देख के ऐसी इच्छा होती है कि यार मेरे को भी इंजीनियर बनना है, मेरे को भी कुछ इनोवेशंस करने हैं? या फिर आप जैसे डॉक्टर्स को देखते हैं तो ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कि भाई मेरे को डॉक्टर्स का प्रोफेशन जो है बहुत अच्छा लगता है। तो आपके अंदर ओवरऑल एक पैशन होना चाहिए एंड देन फिर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आप समझें कि मेडिकल के लिए अगर मैं नीट की तैयारी करता हूं तो उसके लिए मुझे क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके जरिए मैं नीट के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाऊंगा। या अगर मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो इंजीनियरिंग के लिए मुझे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। इन सभी चीज़ों का इवैल्यूएशन करने के बाद ही हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हमें इंजीनियरिंग ऑप्ट करना है या मेडिकल ऑप्ट करना है। क्योंकि बीच में अगर हम अपना रास्ता छोड़ देते हैं या बीच में अगर हम अपना ट्रैक चेंज करते हैं तो हमारे लिए दोनों में से किसी को भी अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल कुणाल जी ने सही कहा एकदम कि अपने आप से सवाल कीजिए और अपने आप से खुद सोचिए कि आखिरकार आपको क्या बनना है। चैलेंजेस काफ़ी आपके जीवन में आएंगे और उसको फिर उस तरह से स्पेक्ट करके ध्यान में रखकर आप सारी चीज़ों को, लक्ष्य को पा सकते हैं। बिल्कुल कुणाल जी, अब आपसे, आपने चूंकि मैथ्स की ही बात की अभी, तो मैं मैथ्स में देखा है कि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उन्हें याद करना होता है। किस तरह से याद करें, किस तरह से को रिलेट करें, क्योंकि कोई मेमोरी जब हमें याद करनी होती है तो हम किसी से रिलेट कर दें तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो फॉर्मूले को किस तरह से सेट करना होगा, बच्चों को मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्या 1 घंटे देना होगा या फिर 1 घंटे पर्याप्त कई बार नहीं होते हैं मैथ्स के लिए, तो वो किस तरह से अपना टाइम मैनेज करें? देखिए, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान आप बार बार उन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। और जब आप बार बार उन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे करके वो फॉर्मूले आपके दिमाग में पूरी तरीके से आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो दिमाग से कभी जाते नहीं। अगर हम रटने की बात करें तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे आप फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट्स को रट सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स उतना ही ज़्यादा आपके क्लियर होते जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी आपके अंदर डेवलप होती जाएगी। दूसरी बात जो आपने कही कि टाइम क्या रखना चाहिए, हमें कभी भी जो हमारे टाइम टेबल है या जो स्टडीज़ है वो टाइम बेस्ड नहीं होना चाहिए। हमारे स्टडीज़ जो होने चाहिए वो टारगेट बेस्ड होना चाहिए। मतलब हमने एक टारगेट सेट किया कि मुझे आज इस चैप्टर पे मुझे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मुझे उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो समय लगेगा उस हिसाब से हमें वर्किंग करनी चाहिए। ना कि हमने 1 घंटे डिसाइड किया या 1.5 घंटे डिसाइड किया, उस तरीके से हमें काम नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि टाइम बेस्ड ना हो, टारगेट बेस्ड जो है वो पढ़ाई करें, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चे जो है वो टाइम बना लेते हैं और फिर अलार्म लगा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाई करते हैं। अब आपसे ये समझना चाहेंगे, चूँकि नीट और अगर जेई की तैयारी करनी है तो किस तरह की गाइडलाइन, और फिर ऐसा क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बच्चे बाहर भी जाते हैं, इवन रायपुर के भी ऐसे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं और कई बार भीड़ में खो भी जाते हैं। आखिरकार एलन करियर इंस्टीट्यूट क्यों? जी,
पहली बात तो ये है कि भाई बच्चों को कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट क्यों चाहिए, कोई बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों चाहिए। देखिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टडी मटेरियल। मैं अगर आईआईटी या नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे जो उसके लिए सबसे सूटेबल स्टडी मटेरियल है वो मिल रहा है क्या, वो कहाँ मिलेगा। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका सालों से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ पे सालों से बच्चों ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स किए, जिनका अपना इंस्टीट्यूट का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस होते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं बच्चों के आईआईटी में और नीट के अंदर में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो ये है कि यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो काफ़ी रिसर्च्ड स्टडी मटेरियल है। हमारे काफ़ी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हमारे यहाँ पे एज अ फैकल्टी काम करते हैं, जो सालों से रिसर्च करके एक बहुत अच्छा और सूटेबल स्टडी मटेरियल डेवलप किया है बच्चों के लिए। दूसरी बात आती है फैकल्टीज़ का रोल। जो हमारे फैकल्टीज़ हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, सालों से उनका अनुभव है इस तरह के बच्चों को ट्रेन करने का, कोच करने का, जिसके मेंटरशिप में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बच्चों का जो टेस्टिंग है, कि वहाँ पे क्या आईआईटी के एग्ज़ाम की अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे आईआईटी के तैयारी का कंपटीशन मेरे टेस्ट के थ्रू मुझे पता लग रहा है या नहीं पता लग रहा है। क्या मेरे पास में क्या एक ऐसा कोई टेस्टिंग मेथड है जिसके थ्रू हम बच्चों को टेस्ट लेके ये समझ सके कि ये आईआईटी के अंदर अगर आज आईआईटी का एग्ज़ाम हो जाए तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ नेशनल लेवल पे। तो ऐसी कोई टेस्टिंग मेथडोलॉजी है या नहीं है। चौथी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कोचिंग का, इस पे सबसे बड़ा रोल आता है, वो है काउंसलिंग, मोटिवेशनल। मतलब बच्चे, कई बार ऐसा देखा गया है कि तैयारी के दौरान ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब बच्चों को उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते, क्योंकि ये 10th और 12th के रूटीन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से अलग है। यहाँ पे क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर जो हमने कई बार अनसीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल काफ़ी टफ होता है। तो बच्चे आंसर नहीं कर पाने की कंडीशन में ऐसा होता है कि उनके अंदर थोड़े से टेंशन आती है, थोड़ा डिप्रेशन आता है। ऐसे समय में कोच, एक मेंटोर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो उसको गाइड करे, उसको समझाए और उसको मेंटली बूस्टेड रखे कि नहीं इस तरह के सिचुएशंस आएंगे और आपको इसके साथ डील कैसे करना है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जिसमें एलन लगातार वर्षों से, कई सालों से अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ करता आ रहा है, और उसी का परिणाम है कि रिजल्ट्स डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हमारे बेहतर होते जा रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि ईयर बाय ईयर जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस होता जा रहा है, रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, कोई ऐसे स्टूडेंट का भी एग्जांपल आप लोग देते हैं जो टॉप कर चुके हैं या कहीं अच्छी जगह पोस्टेड है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है एलन करियर इंस्टीट्यूट की। तो किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनका एग्जाम्पल कितना ज़रूरी होता है? जी, आप देखेंगे एलन लास्ट 34 सालों से आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी में काम करता आ रहा है। इस क्षेत्र में हम लोग लगभग 34 वर्षों से काम कर रहे हैं, और इन 34 वर्षों में वैसे तो रिजल्ट्स कई हमने लगभग 17-18 बार ऑल इंडिया रैंक वन दिया है आईआईटी जेईई और नीट के अंदर में, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए ये समझना कि यहाँ पे किस तरह का काम होता है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ये समझें कि यहाँ पे 17-18 बार लगभग हमने ऑल इंडिया रैंक वन दिए हैं। इन सभी बच्चों में जो भी बच्चे अच्छे होते हैं या जो सेलेक्ट हो जाते हैं या जो सफल होते हैं, उनमें एक जो बात होती है कि वो परिस्थितियों से सामना करते हैं, लड़ते हैं। जब उनके सामने चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, कोई कंडीशन अगर उनके फेवरेबल नहीं भी होती हैं तो वो भी तब भी वो डट कर मुकाबला करते हैं, वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनका जो डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो एलन इन बच्चों को बूस्ट करते हुए, इन बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखते हुए और इनको सही गाइडेंस देता है, ताकि ये रिज़ल्ट को, अगर कोई बच्चा अपनी उम्मीद से कोई रैंक सोच के आता है अगर एलन के अंदर, तो उससे बेहतर ही करके जाता है। बिल्कुल बेहतर करके जाता है। और ये अब से समझना चाहेंगे क्योंकि समय कौन सा उपयुक्त माना जाएगा, 9th 10th, क्योंकि बच्चों को उस समय स्कूल की पढ़ाई भी करनी है 8 से 9 घंटे, प्रिपरेशन का भी वक्त निकालना है और कोचिंग भी जाना है। तो ऐसे में किस तरह का टाइम मैनेजमेंट जो है वो करना होगा? कुछ ट्रिकी ऐसा होता है, कुछ प्लानिंग ऐसी होती है? देखिए, यूजुअली पेरेंट्स और बच्चे ये वरीड रहते हैं कि बच्चे कई बार 8-9 से स्टार्ट करें या 10 से स्टार्ट करें या 10 के बाद स्टार्ट करें। मेरा इतना सा मानना होता है कि जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा समय आपको मिलेगा और उतना ज़्यादा आप अपने अंदर वो स्किल्स और वो
क्वालिटीज़ डेवलप कर सकेंगे इस तरह के एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए। समय की बात करें तो अगर आप 10वीं के बाद भी आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी शुरू करते हैं तो 11th-12th 2 साल सफिशिएंट होता है आप जेई या नीट के अंदर अच्छा रैंक सिक्योर करने के लिए, प्रोवाइडेड कि आपके अंदर उसके अनुरूप काम करने की क्षमता हो और उस तरह के एग्ज़ाम्स को के अंदर जिस तरह की स्किल्स चाहिए और जिस तरह का टाइम डिवोशन चाहिए, वो करने के लिए आप अगर कटिबद्ध हैं, आप अगर कमिटेड हैं, तो आप 100% इस एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है और अपने टारगेट को आप तभी पूरा कर सकते हैं। कुणाल जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, फरवरी में एग्ज़ाम है 10th क्लास के, और ऐसे में कोई टिप्स स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि अब तो बहुत कम समय जो है वो बचा है बच्चों के लिए? देखिए, बोर्ड के लिए बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, आपने जितनी पढ़ाई की है उन्हीं को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करें। नोटबुक के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू आप अच्छे से उसको रिवाइज़ करें। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर को, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करें। लिखने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। बोर्ड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका राइटिंग स्किल। आप कितना जानते हैं उसको आपको आंसर शीट में लिखना है, उसको एक्सप्रेस करना है। सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं तो आपको लिखना प्रॉपर तरीके से है, तो लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो। इसके लिए पिछले साल के कई लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप पूरी प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से समय के अंदर, मतलब टाइमर लगा के आप उसको सॉल्व करें और उसी के थ्रू प्रैक्टिस करें, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, तो काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट जो है वो ज़रूरी होता है, टाइम बनाएं और लिखने की जो प्रैक्टिस है वो ज़रूरी करना होती है। कुणाल जी, लेकिन हमने देखा कोरोना का टाइम बच्चे लिखना छोड़ चुके हैं, भूल गए हैं, और ऐसे में अब पढ़ना ही पढ़ना या फिर देखना उनकी जहन में, दिमाग में बैठा हुआ है। ऐसे में किस तरह से स्पीड जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अब स्पीड बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है? जी, नहीं, कोरोना का टाइम अब हो गया है। अब बच्चे धीरे धीरे मोटिवेट हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑफलाइन की तरफ आ रहे हैं। बच्चों को अब ये समझ में आ रहा है, अब वो बच्चे क्योंकि फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं हमारे सामने, तो टीचर्स का गाइडेंस, टीचर के टिप्स, लास्ट मिनट में उनको किस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करना है वो बच्चों को बता रहे हैं और बच्चे इनको इम्प्लीमेंट करते हुए काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। राइटिंग स्किल्स के लिए ऐसा है कि आपको आगे के कई एग्ज़ाम्स देने हैं, उसमें लिखने की ज़रूरत है, तो अपने लिखने की प्रैक्टिस कंटिन्यूअस जारी रखें। और वो जो पीरियड के अंदर, कोविड पीरियड के अंदर जो वो समय था, उस समय को अब दूर करते हुए, उस समय को साइड करते हुए, अब आगे की पढ़ाई जो है वो नॉर्मल तरीके से, जो पुराने समय में होता था या कोविड से पहले जैसे होता था, उसी तरीके से जल्दी अपने को ढालने की कोशिश करें। बिल्कुल, ढालने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करना है। कुणाल जी, अब आपसे ये एक सवाल कि जिस तरह से बच्चे स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे हैं और अभी एग्ज़ाम भी पास में आ रहा है, कोचिंग भी वो जा रहे हैं, तो कोचिंग की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, तो उसको बैलेंस कैसे करना होगा, स्कूल की पढ़ाई और फिर ये बैलेंसिंग? जी, देखिए, 10वीं से पहले, 10th से पहले बच्चों को रेगुलर स्कूल जाना होता है और जाते भी हैं बच्चे स्कूल। स्कूल के बाद जब वो कोचिंग में आते हैं तो उनको यूजुअली वही करिकुलम, वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो वो स्कूल में पढ़ रहा है, और उसी चीज़ को थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, या ऐसा कह सकते हैं कि उसी से लेवल अप करके हम लोग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाते हैं। लेकिन उसका पूरे का जो बेस होता है वो स्कूल की जो पढ़ाई है वही होता है। तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ना हो, इस तरीके से हम कोर्स अपना डिज़ाइन करते हैं कि बच्चा दोनों चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर 2 से 3 घंटे का वक्त भी सेल्फ स्टडी के लिए निकालता है दिन भर में, तो उसकी पूरी जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की, वो फुलफिल हो जाती है। बिल्कुल, अलग-अलग तरह से जो फुलफ़िल है वो आपकी हो जाती है। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कुणाल जी कि अब पेरेंट्स की कितनी भूमिका रहती है? क्योंकि बच्चों का जो है वो एग्ज़ाम समय पास आ रहा है, तो ऐसे में बच्चों के लिए पेरेंट्स को कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? किस तरह से ब पेरेंट्स जो है वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं? जी, देखिए, एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हम सभी लोगों का रोल कॉमन है। हम सभी लोगों को अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होता है। ये समय बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। बच्चे यूजुअली एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हैं, तो हमें उन्हें सिर्फ मोटिवेट करना होता है, ना कि कभी उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करवाना होता है। कई बार पेरेंट्स अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं। उसको कई बार कुछ कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। उससे बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हमें हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है, बच्चों को हमेशा बूस्ट करना है, हमें मोटिवेट करना है। अगर उसको कहीं डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको समझने की कोशिश करनी है, उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश करनी है और उसका उसे सॉल्यूशन देना है।
ना कि हमें उसके उस वजह से उसको क्रिटिसाइज करना है। बिकॉज क्रिटिसाइज करने से या डीमोटिवेट करने से या नेगेटिव रिमार्क देने से बच्चे के ऊपर इसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो कहीं ना कहीं उसके एग्जाम के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए हमें हमेशा उसे पॉजिटिव बातें करनी है, उसे हमेशा मोटिवेटेड रखना है, बच्चे को उसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे उचित वातावरण मिले, इसको हमें आश्वस्त करना है। ये सारे एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमारी भूमिका होनी चाहिए इस समय। बिल्कुल, खास तौर से हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो नेगेटिव कई बार बच्चों से करने लग जाते हैं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे उनका दिमाग जो है वो कई बार ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को मोटिवेट ज़रूर करते रहें और कुणाल जी कह रहे हैं कि जो उचित वातावरण होता है बच्चों को पढ़ने के लिए वो ज़रूर देते जाएं। चलते चलते ये भी आप ज़रूर बताइए कि एलन करियर इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, क्या फ़ी स्ट्रक्चर होता है? अगर जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए किस तरह से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कई बार फ़ीस ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंट बच्चे एफोर्ड नहीं कर पाते। जी, एलन सालों से क्या है, इस तरह के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो बच्चे मेधावी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग या नीट या और किसी एग्ज़ाम के अंदर में साइंस के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप के थ्रू एलन में हर सप्ताह हमारा जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है उसको हम एसैट कहते हैं, एलन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। उसके थ्रू हम इस तरह के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जिससे इनको फ़ीस में काफ़ी रियायत मिलती है। और फ़ीस में रियायत मिलती है, कई बार हम आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी, या ऐसा कह सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा देते हैं। पूरे कोविड के दौरान कई ऐसे बच्चे या परिवार हुए जो कोविड से बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उन परिवारों को, उन फैमिलीज़ को एलन ने हमेशा ही उनके बच्चों को कोई पढ़ाई में, उनके शिक्षा में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमेशा तत्पर रहा है और हमेशा उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया है हमने। तो इस तरह के किसी भी बच्चे को एलन के सेंटर्स पे, अभी जैसे एलन का सेंटर पचपेड़ी नाके पे है, यहाँ पे आके और एडमिशन सेल में बात करने से, डिस्कस करने से चीज़ों को, इसके अलग अलग तरीके बनाए हुए हैं जिससे कोई भी बच्चा आर्थिक रूप से वंचित नहीं रह पाएगा। अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो वो उसको उसकी शिक्षा और वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो बिल्कुल आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा सेंटर में, और इसके बाद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कुणाल जी या फिर और भी जो फैकल्टी होती है उनसे आप क्वेश्चन जो है वो ले सकते हैं, आपकी जो क्वेरीज है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैसेज ज़रूर दे दीजिए, छोटा सा मैसेज हमारे उन स्टूडेंट को जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम उनके अब नज़दीक आ चुके हैं और अब उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। जी, बच्चों, अभी आप जो लाइफ के जिस स्टेज पे हैं जहाँ पे आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं 10वीं या 12वीं के, इसके बाद आपको करियर के लिए आगे बढ़ना है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि करियर का चुनाव जो है, डिसीजन जो है, बहुत सोच समझ के लें, और जब एक बार लें तो बहुत सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप उसके साथ में लगें, पूरी दृढ़ता के साथ लड़ाई लड़ें। आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपके अंदर में उस करियर को अचीव करने का आपके अंदर में जुनून है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे आप अपना समय बिना व्यर्थ किए किसी न किसी ऐसे माध्यम के थ्रू अपनी करियर की जो रिक्वायरमेंट है या पढ़ाई है उसको स्टार्ट करें, और पूरी दृढ़ता के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ज़रूरी है कि पॉजिटिव रह के, हैप्पी रह के पढ़ाई को आप एंजॉय करें और एक अच्छा करियर अचीव करें। बिल्कुल पॉजिटिव रहकर, मोटिवेट रहकर और अपने शक्तियों को बढ़ाकर, खासतौर से दृढ़ संकल्प अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्टूडेंट को भी, और सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो पहले तो ग्रेजुएशन के बाद प्लानिंग करते थे, फिर 12th के बाद, लेकिन अब 10th के बाद जो है वो प्लानिंग शुरू हो चुकी है कि किस तरह से हमें अपने करियर को सही दिशा देनी है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।